Hello and welcome to all of you in my channel, that is Commerce Hub, and myself Hardev Singh. And today I'm going to present one important topic for the plus one commerce, that is introduction and meaning of accounting. So in this video I'll only explain about the meaning as well as introduce the meaning of accounting and basic terms of accounting. I have already explained in the previous video. If you need a basic of the accounting, then you can check my previous video from my channel Commerce Hub. तो ऑलरेडी मैं वो वीडियो आपको दे चुका हूँ, तो उसके लिए आप कॉमर्स हब चैनल को चेक कीजिए। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये जो लेक्चर है स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर द प्लस वन कॉमर्स स्टूडेंट्स हु आर टोटली न्यू फॉर द कॉमर्स फील्ड। तो जो टोटली अभी कॉमर्स में नए एंटर हुए हैं प्लस वन कॉमर्स के स्टूडेंट्स, जिनको ये नहीं पता कि अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, कि क्या इसकी डेफिनेशन है। तो in this lecture I'll try to explain the meaning as well as the definition of accounting and why we need to prepare the accounts. So ये हम सारा इसके अंदर देखेंगे। तो बेसिक्स जो थे इसके वो मैं पहले ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने इसकी जो बेसिक टर्म्स थी वो डिस्कस की थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मीनिंग ऑफ सिंपल लैंग्वेज। पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे ये आपको एक नज़र आ रही है डायरी, सिंपल एक डायरी नज़र आ रही है। अब सभी के घर पे डायरी होगी, आपने नॉर्मली डायरी देखते हैं, बुक्स देखते हैं। तो आपको मैं डायरी क्यों दे रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आगे जाके आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपली अकाउंटिंग क्या है। अभी डेफिनेशन कुछ नहीं है, हम सिंपल लैंग्वेज में समझने देते हैं। जैसे कि सभी को मालूम है, हम जब कोई चीज़ बाय कर रहे हैं या कोई चीज़ हम बेच रहे हैं, तो नेचुरली है कि हमारे पास कुछ आ रहा है तो बदले में कुछ जा भी रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं जी, हमारी एक वेजिटेबल की शॉप है, हम वेजिटेबल खरीद कर फिर वेजिटेबल्स को बेच देते हैं, सब्जियां खरीद कर सब्जियों को बेचते हैं। तो अब हमारे पास जब हम सब्जी बाय करेंगे तो क्या आएगा, इनमें क्या आएगा जी, वेजिटेबल सब्जी आ रही है, ओके। तो बदले में कुछ जाएगा, क्या जाएगा, कैश। 500 रुपये की वैल्यू हमारे पास आ रही है, मतलब 500 रुपये की वैल्यू सब्जी की फॉर्म में आ रही है, और हमारी पॉकेट में से उसके बदले में क्या जा रहा है, 500 रुपीज़ कैश जा रहा है। तो इट मीन्स कि अगर कुछ आएगा तो उसको हम अकाउंटिंग में डेबिट, जिसका शॉर्ट टर्म हम रखेंगे डी आर, जो हम आगे जाके देखेंगे। और अगर कुछ जाएगा तो उसको हम रखेंगे सी आर, दैट इज क्रेडिट। तो इट मीन्स अगर वेजिटेबल्स आ रही हैं तो बदले में कैश जा रहा है। तो यही है बेसिकली अकाउंट्स, कि हमने नोट डाउन करना है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, व्हाट्स कमिंग, व्हाट्स गोज अप। तो जैसे दूसरी ट्रांजैक्शन देखिए, कैश इन रुपीज़ 1000, वेजिटेबल्स आउट। मतलब क्या हुआ कि मैंने सब्जियां बेच दी, वेजिटेबल आउट, वेजिटेबल चली गई मेरे पास से। देखिए ये एरो दिखा रहा है कि ये चली गई, आउट हो गई। तो ये इन क्या हुआ हमारे पास, कैश रुपीज़ 1000। सो इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो अकाउंटिंग क्या है, कि जो हमारी डे टू डे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती है, हम कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खर्चे होते हैं, तो उन सभी को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं अकाउंटिंग। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए है कि अकाउंटिंग क्या है। जो भी हम डे टू डे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, व्हेन ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिर्फ फर्क क्या है कि आपको सिस्टमेटिक वे से उनको रिकॉर्ड करना है। दिस वन इज अकाउंटिंग। जैसे अब मैं एग्जांपल पर आ रहा हूँ अपनी, ये देखिए, फॉर रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर वर्ड आ रहा है क्रेडिट। पहले मैं इसका मतलब क्लियर करूंगा। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, जिनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, वो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है जो क्रेडिट पर है। होता है ना, जैसे हम घर पे हमने दूध लेते हैं, तो दूध वाले को पेमेंट हम मान लेते हैं, हमारे घर पे एक दूध वाला आ रहा है, दूध देकर जा रहा है, हम मंथली मंथली पेमेंट दे रहे हैं महीने के बाद। तो अब हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नेचुरली इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब हो सकता है कि किसी दिन दूध ना भी मिले हमको, और ये भी हो सकता है किसी दिन हम ज़्यादा मंगवा लें, हमारे घर में गेस्ट आए, हमने 3 किलो लगवाया था, हमने 4 किलो बाय कर लिया या 5 किलो मंगवा लिया। तो इट मीन्स इसके लिए हमको इसको याद रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरीवन नो दैट ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड। तो इसलिए हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को जो कि उधार हो रही है उनको भी रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस ट्रांजैक्शन मेंटेन फॉर इन वन डायरी एज वेल एज ऑन नोटबुक। या तो आप उसको एक डायरी में नोट करते हैं या फिर किसी नोटबुक में। जैसे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपकी जो मदर है, घर पे आपके मदर है ना, वो भी एक तरह का अकाउंट्स बना रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि उसका मेथड जो है वो सिस्टमेटिक नहीं है। सिर्फ अकाउंटिंग के अंदर उस सभी मेंटेनेंस को सिस्टमेटिक कर दिया गया है। बाकी ये अकाउंट्स जो है, अकाउंटिंग जो है, आपके मदर्स, आपके फादर, हो सकता है खुद आप भी इसको घर में कर रहे हो। देखिए किस तरह से, जैसे आपके घर में दूध आता है, दूध वाला आपको दूध दे के जा रहा है, आप
आपके मदर ने एक डायरी लगाई होगी या कॉपी लगाई होगी, नोटबुक लगाई होगी, उसके अंदर आपके मदर नोट कर रहे हैं, उसके ऊपर लिखा होगा दूध वाले का नाम या जो भी हमने लिखा है उसको, उसका नाम लिख कर उसका एक अलग से पेज लगाया होगा आपके मदर ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मदर भी एक तरह की काउंटिंग कर रहे हैं। ओके। फिर आपके घर पे न्यूज़पेपर भी आता होगा और हो सकता है किसी दिन न्यूज़पेपर मिस भी हो, लेकिन हमने पेमेंट देनी है, जिस दिन न्यूज़पेपर आया सिर्फ उसी दिन को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज को अमाउंट के साथ। इट मीन्स न्यूज़पेपर के लिए आपने अलग से एक पेपर लगाया होगा डायरी के अंदर। क्लोथ्स फॉर लॉन्ड्री पर्पस, हो सकता है कि आपने कपड़े जो हैं अपने वो वॉशिंग के लिए दे रहे हैं टू द वॉशरमैन और लॉन्ड्री के दे रही हैं, प्रेस करने के लिए दे रहे हैं, तो ये सारा कुछ भी आप नोट करते हैं डेली की मैंने कितनी पैंट दी, कितनी शर्ट दी, कितने कोट पैंट दिए, क्योंकि सभी का अलग अलग रेट है। तो इस सभी ट्रांजैक्शंस को आपके मदर, आपके फादर या हो सकता है आप खुद एक डायरी के अंदर नोट कर रहे होंगे डेट वाइज। इस डेट को दूध आया जी 5 लीटर, 1 लीटर की कीमत है 50 रुपीज़, तो टोटल बन गया 250 फॉर द डे, इस दिन के लिए। इस तरह से ऐसे ऐसे आप सारे मंथ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि जो एट द एंड ऑफ मंथ, जैसे मंथ खत्म हो, आपको प्रॉब्लम ना आए दूध वाले को पेमेंट देने में, हिसाब करने में। सो इट मीन्स जो हिसाब है वो आपके मदर भी मेंटेन कर रहे हैं, तो वही आपने अकाउंटिंग के अंदर करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, डरने की बात नहीं है, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी बना रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि अकाउंटिंग कोई हार्ड एंड फास्ट मैथ्स नहीं है, जैसे बहुत से बच्चे ये डरते हैं कि शायद इसके अंदर बहुत सारा मैथमेटिक्स है। नो 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 नो, इट्स नथिंग। यहाँ पर सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है प्लस और माइनस में। अगर आप दूध वाले का हिसाब कर सकते हैं, मतलब ये करना क्या है, कितने लीटर दूध आया, कितने रुपए लीटर है, एक दिन का निकला है, सारे महीने का टोटल कीजिए, यू हैव द टोटल फिगर। सो यही हमने करना है अकाउंट्स के अंदर। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द कैलकुलेटर, क्योंकि +1 +2 इसके बाद भी आपको कैलकुलेटर अलाउड है। सो दैट्स वाई अकाउंटिंग इज अ वेरी सिंपल, डरने की बात नहीं है, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड करना है उस डायरी और बुक्स के अंदर। ठीक है, गॉट इट, आपको समझ आया। अब मैं इसके बाद में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके मदर रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो हमने अकाउंटिंग अलग से बना दी, फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, क्यों फिर अकाउंटिंग जो है उसको हमको समझना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। अगर हम खुद ही बना रहे हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप तो घर पर ही अकाउंट्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने लर्न क्यों करना है। तो मैं आपको यहीं पर क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर एक चीज़, कि जैसे मैंने यही एग्जाम्पल ली, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आपके मदर ने दूध वाले का हिसाब मान लेते हैं ऐसे बनाया होगा। सपोज आपके मदर ने एक साइड पे लिख दिया लीटर, कितने लीटर दूध आ रहा है। एक साइड पर आपके मदर ने लिख दिया टोटल अमाउंट, जैसे डायरेक्टली 250 लिख दिया, मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया रेट के साथ, सीधा लिख दिया, क्योंकि उनको मालूम है 50 रुपये रेट है। तो यहाँ पर लिख दिया उन्होंने 5 लीटर आया, उसके पैसे बन गए 250। ओके। तो इसी तरह से न्यूज़पेपर का भी हमने अपने मेथड से नोट कर दिया, यहाँ पर अपने मेथड से नोट कर दिया। ओके। अब ये तो है नहीं कि ये जो दूध वाला है वो सिर्फ आपके घर में ही दूध दे रहा है, हो सकता है आपके नेबर के घर पे दूध दे रहा हो, और भी उसके पास 50 घर है जिनमें दूध दे रहा है। अब सभी घर में हर एक पर्सन मेंटेन कर रहा होगा उसका रिकॉर्ड, लेकिन हर एक का मेंटेन करने का मेथड अपना होगा। आप इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई हो सकता है किसी और तरह से रिकॉर्ड कर रहा हो, कोई हो सकता है पूरे 30 डेज का लीटर निकाल ले, उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दे। everyone having a different way to record these transactions, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। हर एक पर्सन अपना मेथड अप्लाई कर रहा है रिकॉर्डिंग के लिए। तो अगर मैं यही बोलूँ कि हर एक को मैं एक स्टैंडर्ड मेथड दे दूँ, हर एक को मैं ये बोलूँ कि सबसे पहले आप लिखेंगे जी लीटर, फिर आप लिखेंगे जी रेट, फिर निकलेगी यहाँ पर टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर आ गया जी आज हमारे घर पे दूध आया 5 लीटर, 50 रुपये रेट है जी लीटर का, तो टोटल बना 250। तो अब अगर वो मिल्क मैन सभी घर में जाएगा तो उसको आराम से समझ आएगा, क्योंकि फॉर्मेट सभी का सेम है। लेकिन अगर एवरी वन हैविंग अ डिफरेंट फॉर्मेट, तो उसको पहले समझना पड़ेगा उनका फॉर्मेट, फिर वो जाके अपना हिसाब कैलकुलेट कर पाएगा। सो इट क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशन फॉर दैट मिल्क मैन। मिल्क मैन के लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको समझने में टाइम लगेगा, हर एक का फॉर्मेट अलग अलग है। सो इसी चीज को खत्म करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए, जो बेसिकली ICAI, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। इन सभी स्टैंडर्ड्स को, इन सभी रूल्स को अकाउंटिंग के अंदर हमको समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि रूल जो है अगर एक बारी आपने कर लिए तो सारी लाइफ आपका रूल सेम ही रहेगा। तो इसलिए इसको एक बार ही याद करना है और पूरी लाइफ आपको सेम रूल फॉलो करने हैं फॉर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बेसिकली ये क्यों पर बनाया गया है, जो रूल्स क्यों बनाए गए हैं अकाउंटिंग के, ताकि सभी का स्टैंडर्ड और फॉर्मेट सेम हो, ताकि एक अकाउंटेंट जो यहाँ पर है वो फॉरेन जाकर भी अगर अगर काम करना चाहे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहे, तो वो आसानी से चेक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल रूल्स भी है जो हम पढ़ते हैं, तो जिससे कि सारी सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फॉर्मेट जो है वो सेम हो जाता है।
So this one is a basically in simple language accounting. Now move on the definition or introduction of accounting. सबसे पहले हम intro देखेंगे. The development of trade, industry and commerce world over has necessity the recording of all business transaction clearly and systematically. तो देखिए क्या बोल रहा है. आप सभी को मालूम है कि जिस जिस तरह से हमारा ट्रेड और इंडस्ट्री बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे ट्रेड के सोर्सेज हैं. जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अगर आप बात करें किसी एक किराना स्टोर की, तो आप देखेंगे कि एक नहीं, यहाँ पर कितनी सारी किराना स्टोर आपके एक छोटी सी गली है आपके घर में. मान लीजिए आपका घर जो है वहाँ पर टोटल 10, उस एरिया के अंदर 10 टोटल इस तरह के मकान, 10 घर हैं. उन 10 घर के अंदर एक या दो किराना स्टोर भी कई बार होती है, और कई बार 10 के अंदर 5 घर में ही किराना स्टोर अवेलेबल होंगी. मतलब ये हुआ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ट्रेडर हैं एट अ स्मॉल लेवल, एट अ लार्ज लेवल. सो देर इज़ अ ह्यूज कंपटीशन इन द केस ऑफ बिजनेस. सो ये बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया पूरे वर्ल्ड में. तो बिजनेस बढ़ने के कारण ज़रूरत क्या थी, जितने ज़्यादा आपके पास कस्टमर होंगे, जितनी बिजनेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी, उनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होगा इन अ सिस्टमेटिक मैनर. सो दैट्स वाई अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा था उनकी बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो गई थी. इन ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक मेथड से रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग बनाई गई. सेकंड वन, गुड्स में बी सोल्ड ऑन क्रेडिट. देखिए हमने पीछे भी देख रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस जो है सारा कैश पर हो. आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मोर देन 75% बिजनेस जो होगा वो ऑन क्रेडिट बेसिस ही होगा. अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो आपको उधार देना ही पड़ेगा. विदाउट क्रेडिट विल नॉट पॉसिबल. सो दैट्स वाई अगर आप क्रेडिट बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, जिसको आप क्रेडिट दे रहे हैं, उसको आप याद नहीं रख सकते विदाउट एनी रिटर्न वर्क, क्योंकि आपकी मेमोरी जो है वो लिमिटेड है. देखिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दीज ट्रांजेक्शन बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड. So such business transactions are recorded in books. So that's why these transactions are recorded in books of accounts. तो इसलिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जा रही हैं, क्योंकि हमने किसको कितने रुपए का क्या बेचा, ये आप आज याद रख सकते हैं, कल रख सकते हैं, लेकिन 4 दिन बाद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बिजनेस के अंदर एक पर्सन को क्रेडिट नहीं दे रहे आप. आपके पास लंबी सारी लिस्ट होगी क्रेडिटर्स की. सो दैट्स वाई इट्स नॉट ईजी टू रिमेंबर ऑल दीज ट्रांजेक्शन. सो under the accounting, it's very important to maintain the proper records of all the credit as well as the cash transactions. नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग रिटर्न रिकॉर्ड असेंशियल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो देखिए अकाउंटिंग के जो रिटर्न रिकॉर्ड है वो किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर. एक साल के अंदर कितना हमने सामान बेचा, अब ये जानना जरूरी है फॉर द बिजनेस मैन. एंड सेकंड वन, द एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, मैंने बेसिक टर्म्स जो आपको दी हैं, वो जो फर्स्ट वीडियो है मेरा बेसिक टर्म्स आप देख सकते हैं, मेरे चैनल के अंदर अवेलेबल होगा. उसके अंदर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर. वैसे एक्सपेंडिचर होता है खर्चा और खर्चे जो आपने एक्सपेंडिचर किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑन सैलरी, वेजेस, लाइटिंग, इंश्योरेंस, रेंट, टैक्सेस एक्सेट्रा. नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर देयर, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं ये सारे खर्चे आपको करने पड़ेंगे बिजनेस के अंदर. तो इन सभी खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए भी अकाउंटिंग बनाई जा रही है. हमने ये देखना है कि कितनी हमने एक साल के अंदर सैलरी दी है, कितना हमने साल के अंदर लाइटिंग का खर्चा किया है. साल के अंदर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो एनुअली बनाए जाते हैं आफ्टर द एंड ऑफ ईयर. तो इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है अकाउंटिंग बनाने के लिए वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द 1 अप्रैल एंड एंड एट अ 31 मार्च. तो दोबारा सुन लीजिए, इंडिया के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च पे जाके खत्म होगा. मतलब एक साल का रिकॉर्ड इसमें मेंटेन होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस फाइनेंशियल ईयर की, तो स्टार्ट होगा फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 टिल 31 मार्च 2020. तो इसके अंदर पूरा एक साल का जो आपका सेल होगा, एक साल के जो खर्चे होंगे, ये सारा कुछ मेंशन होगा. ओके, थर्ड वन देखिए, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर. तो प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस को, लॉस कितना हुआ, यू कैन कैलकुलेट इजीली बिकॉज व्हेन यू हैविंग अ सेल अमाउंट एज वेल एज एक्सपेंडिचर, देन यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. फोर्थ वन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड कॉजेज ऑफ इट इंक्रीज एंड डिक्रीज. कैपिटल कितना है बिजनेस का और क्यों कैपिटल बढ़ रहा है और कम हो रहा है. तो ये कैपिटल का मतलब वैसे मैंने अपने बेसिक वाले वीडियो के अंदर बताया, फिर से बता देता हूँ. कैपिटल मीन टू से अमाउंट विच बिजनेसमैन इन्वेस्ट फॉर स्टार्ट द बिजनेस. बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस पैसे को बोल देते हैं कैपिटल. ये पैसा भी हो सकता है,
बिजनेसमैन अपनी बिल्डिंग भी लगा सकता है, अपना स्टॉक भी लगा सकता है बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो इन शॉर्ट कैपिटल का मतलब है पूंजी, जिससे बिजनेस को शुरू किया जा रहा है। तो अब ये बढ़ रही है, कम हो रही है, उसका रीजन अगर आपने देखना है उसके लिए भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स भी मैंने उस वीडियो के अंदर दे रखी है, फिर मैं बता देता हूँ। एसेट्स का मतलब होता है हमारी संपत्ति, जिनसे हमको पैसा मिलेगा। लाइक मेरी बिजनेस के अंदर मेरी बिल्डिंग है बिजनेस की, बिजनेस के अंदर मेरा फर्नीचर है, बिजनेस के अंदर एयर कंडीशनर है, बिजनेस के अंदर मशीनरी ले रखी है, बिजनेस की अपनी ज़मीन है, बिजनेस के अंदर मैंने किसी से उधार लेना है। ये सारी मेरी एसेट्स है। कैश है मेरे पास बिजनेस के अंदर, मेरे बैंक के अंदर सेविंग में बैलेंस है या बैंक के अंदर बैलेंस है। ऑल दीज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। वो सारी बिजनेस की एसेट्स, एसेट बोल देते हैं संपत्ति को। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है हमारी देनदारी। अगर हमने बिजनेस के अंदर किसी को पैसा देना है, जैसे बिजनेस के अंदर शुरू करने के लिए हमने लोन लिया था बैंक से, लोन ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। एज वेल एज हमने बिजनेस के अंदर गुड्स खरीदी थी उधार बेचने के लिए, क्रेडिट। तो नेचुरली है वो मेरे क्रेडिटर्स आएंगे, तो वो भी मेरी क्या होगी, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का मतलब है जो हमने पैसा किसी का देना है। नेक्स्ट वन इज कस्टमर हु ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए, हु ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब वो कस्टमर का नाम जिन्होंने हमसे गुड्स उधार पर खरीदी हैं, जिनको हम बुक अंदर बोल देते हैं, इसके अंदर क्या बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर, जिन्होंने हमसे गुड्स खरीदी हैं क्रेडिट के ऊपर। वैसे मेरे बेसिक वाले में ये वीडियो दे रखा है मैंने, वहां पर मतलब समझाया हुआ है। उनको हम बोल देते हैं डेटर्स, डेप्टर्स। लिखने में होता है डेप्टर्स, बोलने में होता है डेटर्स। तो debtor mean to say our customers to whom the goods are sold by our firm on the credit basis। ये हमारे वो कस्टमर हैं जिनको हमने उधार पर गुड्स बेची हैं, अभी इनसे पैसे नहीं आए। ये हमारी एसेट्स होगी क्योंकि इनसे हमने पैसा लेना है, इनसे हमको फायदा हो रहा है। तो एसेट्स का मतलब भी वही होता है जिनसे हमको कुछ फायदा होता है। लाइबिलिटी वो है जिनको हमने पैसे देने हैं, मतलब हमारा नुकसान है। ओके। नेक्स्ट है सप्लायर फ्रॉम होम द बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए अब सप्लायर कौन है, जो हमको गुड्स सप्लाई कर रहा है ऑन द क्रेडिट बेसिस। द पर्सन हु सेल्स द गुड्स टू अस और टू आवर कंपनी और टू आवर बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस। जो हमको गुड्स दे रहा है उधार के ऊपर, उसको हम बोल देते हैं जी हमारा सप्लायर है। तो सप्लायर हमारा क्रेडिटर होगा क्योंकि हमको गुड्स दे रहा है, तो ये हमारी एक देनदारी होगी, इसको हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। तो ये भी मैंने अपने जो लास्ट बेसिक वाला वीडियो उसके अंदर आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए इवेल्युएशन क्या है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, अकाउंटिंग किस तरह से शुरू हुई, कैसे ये कौन इसको जन्म दिया, किसने इसको जो रूल्स है कॉन्सेप्ट है वो तैयार किए, हम हल्की सी एक छोटी सी बिल्कुल इवेल्युएशन देखेंगे। देखिए, द डेवलपमेंट इन द ट्रेड एंड कॉमर्स हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैथोडिकल अकाउंटिंग वर्क। देखिए जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, उसके बढ़ने के साथ ही इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। क्योंकि हमने अभी पीछे देखा है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक ट्रांजैक्शन नहीं होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ डे, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दीज ट्रांजैक्शन। सो दैट्स व्हाई हमको उनको रिकॉर्ड करना होगा विद द सिस्टमेटिक मैनर, तो उसको हम बोल देते हैं अकाउंटिंग। तो सेम एज है। So important World Trade Centers of Geneva and Venice, the Italian cities that a systematic method of accounting developed। देखिए ये जो इटली में जिनेवा और वेनिस से दो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स थे, इनके अंदर इटालियन सिटी के अंदर डेवलप किया गया अकाउंटिंग सिस्टम को इन 14th एंड 15th सेंचुरी, मतलब 1400-1500 ईस्वी के बीच में, सेंचुरी के बीच में इसको बनाया गया। इट वाज ऑफ्टन कॉल्ड अ इटालियन सिस्टम। तो इसका एक दूसरा नाम है, ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम को इटालियन सिस्टम भी बोला जाता है बिकॉज इटली के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के अंदर इसको डेवलप किया गया, इसके जो मेथड्स हैं वो बनाए गए। एंड दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफर बेसिकली। इसका नाम है लूसा पेकिलियो। तो लूसा पेकिलियो जो है वो 1445 टू 1517 तक था। इस पर्सन एक ग्रेट फिलोसफर था, इटली का रहने वाला। इसने एक बुक प्रिंट की थी जिसके अंदर उसने डबल एंट्री सिस्टम, इसका मैं मतलब आपको समझाऊंगा, डबल एंट्री सिस्टम दिया। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि अगर कुछ आएगा, मतलब कुछ इन होगा तो उसके बदले में कुछ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर वेजिटेबल आई है तो उसके बदले में कैश जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग जैसे आप एक तराजू देखते हैं, तराजू की दोनों साइड आपस में मैच करती हैं। इसका मतलब है कि कुछ एक साइड पे हमने कुछ गुड्स डाली हुई है, दूसरी साइड पे उसी के बराबर का हमने वेट दे रखा है। तो इट मीन दोनों साइड्स का बराबर होना जरूरी है इन द केस ऑफ तराजू जो होता है। तो सेम एज इन द केस ऑफ अकाउंटिंग, अगर
डेबिट साइड में 5,000 है तो क्रेडिट पे भी 5,000 होने ज़रूरी है। मतलब अगर हमने 5,000 की चीज़ कोई आई है हमारे पास, कोई गुड्स आई हैं, तो उसके बदले में 5,000 कैश या बैंक जाना भी ज़रूरी है, बिकॉज एवरी डेबिट इज इक्वल टू एवरी क्रेडिट। ये लाइफ का भी असूल है। अगर आप लाइफ के अंदर कुछ करते हैं, लाइक कुछ हार्डवर्क करते हैं, तो उसके बदले में आपको उसका क्रेडिट भी मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ मिलता है। तो सेम एज है, अगर आप कुछ दोगे तो कुछ लोगे। तो सिंपल सा फंडा है लाइफ का, गिव समथिंग टेक समथिंग, या हम ऐसा बोले गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, कि अगर हम इज्जत देते हैं तो ही इज्जत मिलती है। सेम एज हियर, कि अगर हम पैसा देते हैं तो ही गुड्स मिलती है। सिंपल सा लॉजिक आप याद रखिए। तो अकाउंटिंग के अंदर यही हम एंट्रीज देखते हैं। जैसे मैंने वेजिटेबल वाली एग्जांपल दी, आप मार्केट गए, आपकी मदर ने आपको मार्केट भेजा, बोला कि बेटा ये लो पैसे, और जाकर मार्केट में से ये नमक का पैकेट आप बाय करके लाओ। अब नमक के पैकेट की मान लेते हैं जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। आपके मदर ने आपको 20 रुपीज़ दिए, आपको दुकान वाले को जाकर बोला कि मेरे को ये नमक का पैकेट दे दिए। अब आपके पास क्या आया जी? नमक। तो नमक मतलब डेबिट हो गया, क्योंकि आया आपके पास, अब आपने खरीद लिया, आ गया। तो ये हो गया आपका डेबिट। देखिए, डेबिट और टर्म इंटू सू और टू का मतलब है जो हमने खरीद लिया। ओके। एंड गया क्या आपकी जेब से? कैश, क्रेडिट गया। अब क्या, कितना कैश गया? 20 रुपीज़। उसके बदले में 20 का हमारे पास नमक आ गया। तो इट मीन्स ये हमने एक तराजू बना देते हैं हम, ये मान लीजिए एक तराजू है, इस साइड पर 20 का नमक आ गया हमारे पास, इस साइड पे 20 कैश चला गया, तराजू फिर से बराबर है। तो यही हमारी अकाउंटिंग है कि दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें दो साइड्स होनी होती हैं अकाउंटिंग की। नाउ डेफिनेशन। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं, इसके अंदर पहले हम मीनिंग समझेंगे। Accounting include not only the maintenance of accounting record but also the preparation of financial and economic information। देखिए, सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब है सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है उसको भी हमने प्रिपेयर करना है, विच इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट रिलेटेड टू द एक्टिविटी। तो जिसके अंदर हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मेजर भी करना है, ट्रांजैक्शंस को, एज वेल एज जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनसे रिलेटेड इवेंट्स को हमने नोट डाउन करना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर हमने गुड्स सेल की, अब यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? गुड्स बेचने की ट्रांजैक्शन हो रही है। अब इस ट्रांजैक्शन को आप बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और उसको मेजर भी करेंगे। मेजर करने का मतलब है उसकी मॉनिटरी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। जैसे मैं बोल देता हूँ कि हमारा काम है फर्नीचर बेचना, अब हमने फर्नीचर बेचा, तो अब एंट्री करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन की मेजरमेंट करनी होगी, देखना होगा कि कितने रुपए का फर्नीचर बेचा, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का। जो जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी मेजरमेंट, इट्स अ फर्स्ट थिंग टू मेजर द वैल्यू। तो उसको मेजर करना होगा इन द मॉनिटरी टर्म, क्योंकि जो अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है उनकी मॉनिटरी वैल्यू होना जरूरी है। तो इस ट्रांजैक्शन को इन द फॉर्म ऑफ मनी नोट किया जाए। नाउ मूव ऑन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, द डेफिनेशन इज अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, प्रॉपर एक सिस्टम है, ऑफ आइडेंटिफाइंग, इन सभी का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ हल्का हल्का। आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले ट्रांजैक्शन को देखना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ट्रांजैक्शन लेनी है, रिकॉर्ड करनी है, कौन सी हमने रिकॉर्ड नहीं करनी। देन मेजरिंग, मेजर इनटू से मेजर इनटू मॉनिटरी टर्म, हमने उसकी मनी वैल्यू निकाली है। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर मैंने फर्नीचर बेचा है तो मेरे को ये देखना होगा कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, मेजर करने में। एंड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है सारा आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्यों कम्युनिकेट करना है, ताकि उसके बेसिस के ऊपर कोई जजमेंट, जजमेंट होता है कोई डिसीजन लिया जाए बाय द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यूजर कौन होंगे? एक तो मालिक होगा यूजर, इसके अलावा गवर्नमेंट को भी आप अकाउंट्स बना के देते हैं। तो मालिक क्या करता है, जब अकाउंट्स बना के अकाउंटेंट उसको दे देता है तो उसके बेस पर वो डिसीजन लेता है कि अगर मेरे को इस बारी लॉस हो रहा है तो मैंने कौन कौन से काम बंद करने हैं, कौन सा काम स्टार्ट करना है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसके लिए मैंने और कैसे इसको डेवलप करना है। तो इट मीन्स ये एक बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, एंट्री देखी जाती है कौन सी रिकॉर्ड होगी, फिर मेजर होगी, फिर रिकॉर्ड होगी एंट्री, फिर उसको कम्युनिकेट किया जाएगा टू द प्रॉपर अथॉरिटी, टू द यूजर। देन वो यूजर उसके बेस के ऊपर डिसीजन लेगा।
सो इसको बोल देते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। एक और सिंपल, ये तो होगी आपके पास टेक्निकल डेफिनेशन, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो एक सिंपल डेफिनेशन में आपको वैसे बता देता हूँ इन सिंपल लैंग्वेज। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है। रिकॉर्डिंग, फॉर रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग, कम्युनिकेटिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन नोन एज अकाउंटिंग। तो इसके लिए ये भी आप इस प्रोसेस के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ आएगी कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing, analysis, interpreting and communicating the business transaction known as accounting। मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिनके अंदर ये इस सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो उसको बोल देते हैं हम अकाउंटिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने डेफिनेशन लर्न करनी है तो आओ मैं इसका वन बाय वन मतलब समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाइंग का मतलब बताऊँ। आइडेंटिफाई का मतलब है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और विच वन नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बुक्स के अंदर एंटर करनी है, कौन सी है जो नहीं करनी। जैसे एग्जांपल है, मान लेते हैं कि हमने बिजनेस के अंदर सोचा है कि हमने बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट बाय करना है। जैसे हमारा बिजनेस है कंप्यूटर का, कंप्यूटर बेचने और खरीदने का। हमने एक रेडीमेड लैपटॉप बाय किए, उनको बाय करने के बाद हमने आगे बेचना है। तो जैसे मैंने लैपटॉप अभी खरीदने के लिए सिर्फ एक नोट बना के भेजा जिसको हम ऑर्डर बोल देते हैं, मैंने ऑर्डर नोट बना के सेंड किया है फॉर परचेज द लैपटॉप। अभी तक लैपटॉप नहीं आया, अभी सिर्फ एक ऑर्डर नोट बना के भेजा है, मतलब अभी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगी, जो मैंने नोट बना के भेजा है, डिलीवरी चलान ऑर्डर जिसके बेस पे वो मैं गुड्स खरीदूंगा अभी, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ट्रांजैक्शन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीज ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि अभी हमने गुड्स खरीदी नहीं है, ये सिर्फ हमने एक ऑर्डर बनाकर भेजा है। जब वो पर्सन हमको गुड्स बेचेगा विद बिल, इनवॉइस के साथ, बिल के साथ, तो उस बिल के अंदर अमाउंट मेंशन होगी कि इतनी अमाउंट के लैपटॉप हमको भेजे हैं, तब हम उस बिल को एंटर करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो इट मीन्स फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन वेदर दैट ट्रांजैक्शन बिकम द पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। क्या जो ट्रांजैक्शन हुई है ये हमारी बुक्स का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। नेक्स्ट वन इज मेजरिंग। मेजरिंग मीन टू से टू मेजर, हमने मेजर करना है इन द मॉनिटरी टर्म। तो देखिए, अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी विच मेजर इन द मॉनिटरी टर्म, जो मनी के टर्म में मेजर हो जाए। मीन्स दोज ट्रांजैक्शन विच हैविंग अ मॉनिटरी वैल्यू, जिन ट्रांजैक्शन की मॉनिटरी वैल्यू है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सिर्फ वही रिकॉर्ड होगी। जैसे हमने देखा था अभी कि मैंने कोई एक ट्रांजैक्शन की, जैसे लैपटॉप वाली ट्रांजैक्शन ऊपर वाली, तो उसके अंदर मेरे पास जो लैपटॉप आए उनकी टोटल कॉस्ट थी 1 लाख। इट मीन्स मैंने मॉनिटरी वैल्यू कितनी लेनी है, यहाँ पर मेजर करनी है 1 लाख। ओके। नेक्स्ट वन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है उसको हमने प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करना है, जिस बुक में रिकॉर्ड करना है उसी बुक के अंदर प्रॉपर वे से हमने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जितनी भी ये हो रही। उसके बाद आया क्लासीफाइंग। क्लासीफाई का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना। तो हर एक अकाउंट को हमने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि जिस हेड के अंदर वो एंट्री जानी है उसी के अंदर हम भेजेंगे, या यूं बोले कि जिस बुक्स के अंदर, उसी के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे घर में मिल्क मैन का, ठीक है जी, 3 पर्सन का बना रहे थे। मिल्क मैन का मैं दे लेता हूँ एक, एक ले लेते हैं हम लॉन्ड्री पर्सन का, जो मैंने क्लोथ दिए थे वॉशिंग के लिए। अब जो मिल्क मैन है उसका पेज हमने अलग से बनाया होगा, लॉन्ड्री वाले का अलग से बनाया होगा। तो मिल्क मैन की जितनी डिटेल है इसके नीचे आएगी, लॉन्ड्री वाले की जितनी डिटेल है इसके नीचे, डिटेल इसके नीचे आएगी। ये नहीं होगा कि हम एक ही पेज के ऊपर लॉन्ड्री का लिखते जाएंगे, एक ही पेज के ऊपर मिल्क का, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो इट मीन्स अकाउंट्स जो मेंटेन होंगे वो प्रॉपर उसकी क्लासिफिकेशन होगी, अलग अलग बुक्स बनाई जाएंगी अलग अलग रिकॉर्डिंग के लिए। सो दैट्स वाई क्लासिफिकेशन मीन टू से डिवाइड द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर। जिस तरह की ट्रांजैक्शन होगी, जिस तरह की उसकी नेचर होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो बुक्स उसके अंदर एंटर की जाएंगी। जैसे जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है उनके लिए मैंने अलग से बुक लगाई होगी जो उधार की है, जो कैश की है उसके लिए मैंने अलग से कैश बुक लगाई होगी, जो बैंक की ट्रांजैक्शन है उसके लिए मैंने अलग से बैंक की एक लेजर लगाई होगी। सो इट मीन्स ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द नेचर। नेक्स्ट वन इज समराइजिंग। समराइज करने का मतलब क्या होता है कि सारी ट्रांजैक्शन अब रिकॉर्ड हो गई हैं, क्लासीफाई भी हो गए, अकाउंट्स अलग अलग मेजर भी हो गए, प्रॉपर बांट दिए। अब क्या करना है, हमने उसकी समरी तैयार करनी है। समरी का मतलब है उसका एक हमने रिजल्ट तैयार करना है कि क्या हमको प्रॉफिट हुआ
या लॉस हुआ, जो नॉर्मली साल के लास्ट में होगा, एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है जी। उसके बाद आएगा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है हमने पिछले साल के साथ कंपेयर करके देखना है कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, या पिछले पिछले साल क्या था, इस साल क्या। कंपैरिजन, एनालिसिस, उसके बेस के पर हमने डिसीजन लेना। देन इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग होता है कि उस चीज़ का हमने कंक्लूजन लेना, मीनिंगफुल कंक्लूजन, किसी चीज़ का मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना, कि हम कंक्लूजन निकालेंगे पिछले और इस साल के अकाउंट्स को एनालिसिस करने के बाद कि वेदर दिस ईयर प्रॉफिट और नॉट। हम ये देखेंगे कि क्या ये साल हमारा बेटर है पिछले साल से, क्योंकि हमारे पास एनालिसिस हो चुका है, पता चल चुका है कि कौन सी एसेट हमारी बढ़ गई है, कौन सी कम हो गई है, हमको नुकसान हो रहा है इस साल पिछले साल के कंपैरेटिव, या फायदा हो रहा है। तो ये सारा कुछ आप इंटरप्रेट करते हैं, मीनिंगफुल उसका रिजल्ट निकालते हैं। एंड सारा कुछ होने के बाद आफ्टर दैट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग का मतलब है जो भी आपका ये रिजल्ट निकला, जो स्टेटमेंट बन के सामने आई, वो आपने कम्युनिकेट कर देनी है टू द ऑनर, मालिक को भेज देनी है, क्योंकि मालिक आपको अकाउंटेंट रखा हुआ है मालिक ने, तो उसको आपने सेंड करनी है। एज वेल एज गवर्नमेंट को भी, आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट को भी हम अकाउंट्स जो है वो एनुअली देते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न की फॉर्म में। बैंक को देने पड़ेंगे क्योंकि बैंक से आपने लोन लिया हुआ है। एज वेल एज एवरी वन हु इंटरेस्टेड, कोई भी और पार्टी जिसका हमारी बुक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट है, उन सभी को ये जो स्टेटमेंट्स हैं बना के हमने कम्युनिकेट करनी है। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो होगा इन द अकाउंटिंग। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से आगे बता भी रहा हूँ कि आइडेंटिफाइंग क्या होता है, मेजरिंग कैसे है। वैसे इसके अंदर मैं पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको, ये जो आप नज़र आ रहा है आपको अलग कलर दे रखा है, इसको कलर अलग दिया है, इसका रीज़न है। देखिए ये जो है, ये काम किसका होता है, बुक कीपर का। मतलब ये क्लैरिकल वर्क है, मतलब इसके अंदर कोई प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इसको हम अकाउंटिंग नहीं बोल देते, इसको हम बोल देते हैं बुक कीपिंग। क्योंकि सिंपली इसके अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, जो कि क्लर्क कर सकता है, वो क्लरिकल पर्सन कर सकता है। ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है, मेजर कर रहा है और क्लासीफाई कर रहा है, नथिंग एल्स। तो इसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद ये जो 4 स्टेप है, लास्ट वाले 4, फर्स्ट जो 4 स्टेप है ये बुक कीपर के हैं। जो लास्ट वाले 4 स्टेप है फ्रॉम 5 टू 8, ये सारे जो स्टेप हैं ये बेसिकली अकाउंटिंग बोला जाता है इनको सभी को, क्योंकि इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। इसके अंदर ये नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ आपने रिकॉर्ड करना है, इसके अंदर आपका माइंड भी यूज़ होगा, एक जो आपका प्रोफेशनल स्किल है उसको यूज़ किया जाएगा। तो इन 4 स्टेप से लेके लास्ट तक ये होगा आपका अंडर द अकाउंटिंग। तो ये होगा आपका अंडर द बुक कीपिंग। हम अगले वीडियोस के अंदर ये भी समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो उसके अंदर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आप याद रखिए जो फर्स्ट 4 स्टेप है ये बुक कीपिंग के अंदर है, ये जो है वो ये अकाउंटिंग के अंदर है। और इस सारे को फ्रॉम द फर्स्ट टू द एट, सॉरी 8 लिखना था यहाँ पर, फर्स्ट टू एट, 8 था, फर्स्ट टू 8 जितने भी स्टेप हैं ये सारे क्या कहाँ पर कवर, इसको सभी को क्या बोलेंगे इकट्ठे को, अकाउंटेंट्स। तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 4 स्टेप कवर अंडर द बुक कीपिंग एंड लास्ट 4 स्टेप कवर अंडर द अकाउंटिंग, एंड these combine, when these process are combined known as accountancy, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है उसको हम बोल देते हैं अकाउंटेंसी। तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का क्या मतलब है। सपोज हमने एक यहाँ पर ना बाय कर रहे हैं एक प्रिंटर 5,000 रुपये का, तो अब हम देखिए कैसे है इसका। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड वाज द परचेज ऑफ प्रिंटर। देखिए ट्रांजैक्शन क्या है हमारी जो होने जा रही है, सबसे पहले काम होगा हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर की आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजैक्शन क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या है, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ प्रिंटर, दिस वन इज आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। तो अब हम प्रिंटर बाय करेंगे तो नेचुरली है कि ये रिकॉर्ड करना होगा बुक्स के अंदर, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ पैसा आ जा रहा है और कुछ प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। ओके, तो आइडेंटिफाई हो गया। सेकंड वन मेजर, इसके अंदर आपको मॉनिटरी वैल्यू लेनी होगी जो ट्रांजैक्शन होने जा रही है। तो होने क्या जा रहा था, परचेज ऑफ प्रिंटर, तब इसकी मॉनिटरी वैल्यू लेंगे आप। द कॉस्ट ऑफ प्रिंटर वाज मेजर्ड ₹5,000। ये 5,000 रुपये क्या हो गया उसकी कॉस्ट, ये मॉनिटरी फॉर्म के अंदर आपने मेजर कर। नाउ रिकॉर्ड, अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक्स विद द सिस्टमेटिकली। तो वो सिस्टमेटिकली किस तरह से रिकॉर्ड करना है वो आगे जाके हम सीखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि प्रिंटर परचेज करना है, दिस वन इज अ माई आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन, यस दिस बिकम द पार्ट ऑफ बुक्स, आइडेंटिफाई हो गया। सेकंड वन मेजर, फिर हमने उसकी मॉनिटरी वैल्यू देखी 5,000, देन उनको रिकॉर्ड किया विद द सिस्टमेटिक मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देन क्लासीफाई। तो ट्रांजैक्शन वाज देन मूव टू द लेजर एंड क्लासिफाइड विद द सिमिलर ट्रांजैक्शन। तो फिर इस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया जाएगा यहाँ जिस
लेजर बुक के अंदर हमने यहाँ पर प्रिंटर का अकाउंट बनाया होगा, जिसके अंदर जितने भी हम प्रिंटर बाय कर रहे हैं उसी के अंदर हमने इस प्रिंटर को एंटर कर देना है। जैसे हमने लेजर बुक बनाई होगी, उसके अंदर एक अकाउंट होगा प्रिंटर का, हो सकता है कंप्यूटर का भी खाता हो, अलग अलग पेज होंगे उनके। तो जिस पेज के ऊपर आप प्रिंटर रिकॉर्ड कर रहे हैं वहीं पर इस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई किया जाएगा। दिस वन इज अ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज समराइजिंग। ये हो गया आपका अकाउंटिंग वर्क। हेयर द लेजर बैलेंस वाज समराइज्ड। जितना भी लेजर का बैलेंस है, मतलब जो भी लेजर अकाउंट का टोटल आएगा, उसको हमने समराइज फॉर्म में, मतलब एक फिगर निकाल लेनी है। हमने सिर्फ एक बैलेंस लेना है कि टोटल एक साल के अंदर कितने हमने प्रिंटर कितने रुपए के खरीदे हैं, एंड कन्वर्टेड इनटू ट्रायल बैलेंस। ये हम सारा आगे जाके बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ आप ये याद रखेंगे कि समराइजिंग में क्या होगा कि अकाउंटिंग वर्क के अंदर आपने सारा कुछ समराइज कर लेना है। जितना भी प्रोडक्ट्स आपने बाय किए, सेल किए, कैश जितना आया गया, इस सारे का आपने एक फिगर, मतलब उसकी एक समरी रिजल्ट निकाल लेना, आपने तैयार करना है। दिस वन इज अ बेसिकली समराइज। नेक्स्ट वन इज एनालिसिस। परचेज मैनेजर एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द ईयर एंड। तो फिर लास्ट में जाके, जो इस केस में हम खरीद रहे थे प्रिंटर, इसलिए परचेज मैनेजर का काम है। अगर हम कुछ बेच रहे होते तो सेल मैनेजर का काम होता। तो इन शॉर्ट बताऊं तो एनालिसिस के अंदर क्या है, जैसे ही आपकी सारा साल के लास्ट में सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी बनकर तैयार है, अब क्लोज हो चुकी हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनको एनालिसिस किया जाएगा बाय द मैनेजर। चेक किया जाएगा कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्ड इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट। तो मतलब कि साल के लास्ट में उनको सारे को एनालिसिस कर कर देखा जाएगा। देन इंटरप्रेट द एनालिसिस लीड्स टू द इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस के बेस पर ही इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। जब हमने एनालिसिस कर लिया मैनेजर ने कि पिछले साल हमने 10,000 के प्रिंटर खरीदे थे, इस साल हमने सिर्फ 5,000 का प्रिंटर बाय किया है, सो ये हो गया आपका एनालिसिस। तो उसके बाद में उसके ऊपर वो इंटरप्रिटेशन क्या दे रहा है, दैट द प्रिंटर वाज कॉस्टली एंड चीपर अल्टरनेटिव वर अवेलेबल। तो देखिए, उसने ये देखा कि इस साल हमने यही प्रिंटर 5,000 का किया, जब उसने एनालिसिस किया तो देखा वही प्रिंटर मार्केट में हमको 4,000 में मिल रहा है। तो इट मीन उसने क्या एनालिसिस किया कि दिस प्रिंटर इज कॉस्टली, ये महंगा है, एंड द चीपर अल्टरनेटिव आर अवेलेबल। तो इससे सस्ते मार्केट में इसके अल्टरनेटिव अवेलेबल थे। तो इसका मतलब उसने एक इंटरप्रिटेशन दे दिया, अपना एक मीनिंगफुल कंक्लूजन दे दिया, एविडेंस दे दिया कि हेयर कि आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, क्योंकि आपने प्रिंटर ज़्यादा पर बाय किया। इट मीन्स इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या होता है कि सारा जो हमने ट्रांजैक्शन किया है एक साल के अंदर, उसके ऊपर मैनेजर अपनी ओपिनियन दे रहा है कि आपने सही किया या गलत किया। And last one is communicate. This one communicated to the owner as a recommendation for the future purchase. Communication में क्या होता है कि जो भी आपके ओवरऑल अकाउंट्स बुक्स का रिजल्ट निकला, तो अब जैसे प्रिंटर के केस में क्या था कि प्रिंटर हमने ज़्यादा महंगा लिया है, तो अब इसके केस में क्या कम्युनिकेशन होगी कि आप एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सुजेशन दे रहे हैं कि अगले टाइम आपको ध्यान रखना होगा फ्यूचर में, क्योंकि इस बार आपने ज़्यादा कॉस्टली ले लिया। तो इसी तरह से जब सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, तो उसके अंदर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाकर अपनी जो भी रिकमेंडेशन होगी, अकाउंटेंट की सलाह होगी मालिक को कि नेक्स्ट टाइम तुम ये एक्टिविटी नहीं करोगे जिसकी वजह से हमको लॉस हुआ है, या ये एक्टिविटीज़ आप करोगे जिससे हमको फ़ायदा हो सकता है, ये अपनी एक रिकमेंडेशन बनाकर उसको कम्युनिकेट करना होता है। दिस वन इज कवर अंडर द कम्युनिकेट। तो ये था हमारे पास सारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सारा आपको समझ आया होगा इन सिंपल लैंग्वेज। आप इसको समझ सकते हैं कि आइडेंटिफाई का क्या है, कम्युनिकेट का क्या है। तो इसमें मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली रिगार्डिंग द परचेज ऑफ प्रिंटर। तो अब अगर आप इसको रीड करेंगे पॉइंट्स को, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड। क्योंकि ये जो एक ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ प्रिंटर, इसकी मदद से आपको सारे का सारा क्लियर हो जाता है। तो ये था मेरा टॉपिक आज के लिए वीडियो। तो आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप बेसिक्स जरूर देखिए, बेसिक वाला वीडियो, क्योंकि उससे आपको इसके अंदर की टर्म्स और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।